तो हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। शिक्षा संकल्प इस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 10 के लिए हिंदी वर्णिका लेकर आए हैं, जिसमें 5 गो चैप्टर पढ़ना है। ठीक, और पांचों चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग इससे 10-12 नंबर के एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट को जो है इसमें हम व्याख्या करके आप लोगों को बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और इस चैनल पर 3-4 माह से जो है वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण यह था कि जो बच्चे के लिए जो कंटेंट जो चाहिए वो सही से मिल पा नहीं रहा था, इसलिए जो है हम वीडियो जो है नहीं डाल रहे थे। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वीडियो अच्छा हो, इसलिए इतने दिनों से जो है हम लोग उस पर मेहनत कर रहे थे। और आज मेहनत का ही फल है कि आज जो वीडियो हम डाले हैं वो पहले से कुछ बेहतर है। ठीक, अभी जो है फिलहाल इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच में जाएगा, आगे देखा जाएगा। अगर डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था हो जाएगा तो आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चलता रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं और अपने सिलेबस पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है दही वाली मागवा कहानी बहुत अच्छा है। ठीक, इसको आप लोग पढ़े होंगे तो समझेंगे। इसको हम जो है क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर बारी बारी से आपको जो है व्याख्या करके समझाएंगे और ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रंगपा कौन था और वह मागमा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा, मागमा से क्या चाहता था। ठीक है, यानी जो रंगपा कौन था, इसमें पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि और वो मागमा से क्या चाहता था। ठीक, तो हमारा बच्चों उत्तर होगा रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। ठीक है, जो रंगपा था ना वो लफेरे की तरह जो है गांव में इधर उधर घूमता था, और जुआरी था, जुआरी समझते हो ना, जो ताश खेलता है उसको जुआरी बोलते हैं। वह मागमा से धन चाहता था। वो मागमा से क्या चाहता था बच्चों? धन। एंड जो रंगपा था वो समझ रहा था ना कि मागमा को किसी तरह भी हम अपने जाल में फंसाए, और फंसा कर उसको, उसके पास जितना भी धन दौलत है उसको क्या कर ले, हम अपने पास ला ले या हड़प ले। इसके आगे देखो, इतना ही नहीं, वह मागमा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। कहने का मतलब क्या, जैसे सास और बहू यानी मागमा में और नजमा में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते वो दोनों अलग हो गई थी। ठीक, तो ये जो मागमा थी अकेले रहती थी, तो जो रंगपा था समझ रहा था कि तो बेचारी अकेले है, अनाथ है, क्यों ना इसके क्या किया जाए, इज्जत लूटा जाए। ठीक, तो वही जो है इसमें बोल रहा है कि मागमा के जो है अनाथ समझ के उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक, तो इसका आंसर इतना होगा। ठीक, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी। ठीक है, कथावाचक का मतलब जी जो कहानी लिखे हैं वो कहानीकार जो हैं या कथावाचक है, उस सास और बहू की उपमा किस मैंने किसको उदाहरण के तौर पर बताए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको बताना है। यहाँ पर उत्तर में होगा बच्चों, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव, पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले राक्षस की उपमा सास और बहू को दी है। कहने का मतलब जानते हैं क्या है, यानी जो कथावाचक है वो उनको कहना है कि एक बच्चे को दोनों चाहते हैं कि बच्चा जो है खुश रहे, खुशहाली रहे। ठीक, तो लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि बच्चा मान लीजिए पानी में है, तो पानी में जो है अंदर से जो है मगरमच्छ खींच रहा है, तो मगरमच्छ खींच रहा है तो जान समझिए उसका जान का खतरा ही है। ठीक, तो मगरमच्छ कौन होगा, अंदर जो पानी में टंगरी को खींच रहा है तो उसकी माँ है बच्चे की, और ऊपर से जो है जो उसकी जो मागमा थी वो उसके हाथ खींच रही है,
तो दोनों को जान बचाना तो मुश्किल है, झूठ मूठ के जो है जान बचाने पर लगे हुए। तो यही जो है कहने का मतलब इनका यही है, कथवाचक ने पानी में खड़े बच्चों को पाँव खींचने वाले और मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से पाँव पकड़कर बचाने वाले राक्षस की उपमा सास को दी है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है, इसका आंसर यही होगा। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, दही वाली मागमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। इन दही वाली मागमा कहानी का संदेश क्या था? आखिर लोगों को बीच में ये कहानी सुनने के बाद, दही वाली मागमा कहानी सुनने के बाद क्या उसको संदेश मिला होगा, क्या इसे जानकारी मिला होगा, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर में लिखा है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। यानी विशेषकर ये कहानी जो था ना, हर एक घर की एक बहू पर आधारित कहानी था। ठीक, कि वे आवेश देखकर सभी सदस्य को मिलाकर रखे, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नाजमा के चरित्र से सीखे। लेकिन इसमें जो बहू थी, भले जो है किसी भी कारण झगड़ा झुगड़ी की, लेकिन जब उसका विपत्ति आया था मागमा को, उसकी इज्जत कोई लूट रहा था, उसके धन को लूटना चाहता था, तो वह जो है अपने बेटे को भेजकर एक मुहारा बनाकर उसकी जो सास थी उसको बचाने का काम की। वही चीज़ होता है, तो जो अच्छी बहू होती है अपने सास को जो है रक्षा करती है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो आपका आंसर यह होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहने का मतलब कि जो दही वाली मागमा कहानी है, इसको आप पढ़े हैं, इससे आपको क्या शिक्षा मिल रहा है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए क्या लिखे हैं। उत्तर में बताया गया है कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकारी या अधिकार सौंप देना चाहिए। कहने का मतलब कि दही वाली मागमा कहानी से हमको ये शिक्षा मिलता है कि मान लीजिए अगर आप बहुत दिनों से जो है आप घर के मालिकिन हैं, समझिएगा ध्यान से, और जब शादी हो गया है तो कहना कर देना चाहिए कि जो नया सास है, जो नए बहू आई है, उनको जो अधिकार दे देना चाहिए कि अब लो आप अब घर के जिम्मा तुम चलाओ। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए शुरू से लेकर अंत तक जो है सास मान लीजिए कोई घर में गए और शुरू से लेकर अंत तक वही कर रही है, लेकिन जब शादी ब्याह हो जा रहा है, कोई बहू घर पर आ रही है, तो उसको जो है अब जिम्मे को दे देना चाहिए कि लो अब तुम जो है ये मेरे परिवार के जिम्मे को तुम अब संभालो। इससे क्या होगा कि समाज की उपहास भी होगा, यानी समाज कोई गलत नहीं बोलेगा, और दूसरा न मूर्खों की दाल नहीं गलेगा। ठीक, क्योंकि कोई भी बहू आएगी तो समझदारी आएगी, अपने समझदारी के साथ घर परिवार को क्या करेगी, चलाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा बच्चों, तो थोड़ा मिटका देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, आखिर शीर्षक जो है क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को बताना है। देखिए उत्तर में कह रहा है कि इस कथा का मुख्य पात्र मागमा उसी को लेकर माजी कहानी प्रारंभ करती है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि इस कथा का मुख्य पात्र मागमा है, लेकिन जो कथाकार हैं, जो कहानी लिखे हैं, उनको क्या कहती है, माजी कहकर पूरा प्रारंभ करती है। या कह सकते हो जब कहानी स्टार्ट होता है तो माजी से ही शुरू होता है और सर्वतः वो बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है, अतः दही वाली मागमा बहुत उचित शीर्षक है। कहने का मतलब कि जो दही बेचने के लिए जाती थी मागमा, तो उसी की गली से जो है गुजरती थी, हमेशा डेली जाती थी, इसी गली से जाती थी तो बात करती थी, आती रिटर्न तभी बात करती थी, और उन लोगों को डेली मुलाकात होता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दही वाली मागमा, ध्यान समझिएगा, दही वाली मागमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, यानी दही वाली जो मागमा कहानी है यह, तो बहू जो थी वो अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जिसे सास मान जाए और फिर से रिटर्न घर पर आ जाए। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या लिखवाया गया है। उत्तर में बोला जा रहा है कि बहू
बहुमती थी। बहुमती का मतलब बहुत बुद्धिमान थी औरत, बहुत बुद्धिमान थी। उसने उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। उन्होंने ना एक तरीका अपनाया, कहा कि बच्चा जाओ अपनी दादी के पास, वो तुम्हें क्या देती है, मिठाई देती है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। और बच्चा ही जानते ही हो, बच्चा बच्चा का बुद्धि होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसके आगे। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। कहने का मतलब देखिए, जो बेटा था और बहू थी, ठीक, इन दोनों में जो है पहले तालमेल सही नहीं था, कोई किसी का बात नहीं मानता था, ठीक है। और इन्हीं दोनों के झगड़ा के कारण और पोता के झगड़ा के कारण जो है मांगमा अलग हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो माँ बहू थी, उन्होंने कहे कि जाओ अपने मैंने बहू का भेजने का यही सिद्धांत था ना कि नाजपा जो है ना, नाज जो थी था, सॉरी क्या नाम था, रंगपा जो था ना, उनके ऊपर मागमा के ऊपर सांप बैठ चुका था, माने सांप उसके फेरा में पड़ गया था। तो उनको पता लग गया था बहू को कि जो है कुछ गलत काम करेगा इसके साथ। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने बेटा को जो है अपने दादी के पास भेज दिया। अब छोटा बच्चा है, जानते ही हो, तो दूध पीने के लिए जिद करेगा, चॉकलेट के लिए जिद करेगा, इधर उधर घूमने के लिए जिद करेगा। तो बहू सास जो है, मान लीजिए जब जिद करेगा तो निश्चित है कि अपने बहू माँ के पास ले जाएगी, तो अपने माँ के पास ले जाएगी तो दूध पिएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बातचीत होते होते जो है झगड़ा जो है क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरह से भी जो है इस झगड़ा को निपटाना किया गया, ठीक है। आप लोग इतना उत्तर दे सकते हो इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इन दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक बताना है कि दही वाली मागमा का कौन लिखा है, उसका परिचय बताना है, ठीक। देखिए उत्तर में, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, ठीक है। यानी इस कहानी के दही वाली मागमा कहानी की जो महिला थी, कहाँ की रहने वाली थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी, ठीक है। जिसे मागमा माजी कहती थी, और जिसे मागमा क्या कहती थी, उसको माजी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। वो अंधविश्वास और विश्वास नहीं करती थी। अंधविश्वास का मतलब कौन सी, ओझा गुण नहीं होता है, उस पर विश्वास नहीं करती थी तथा सांसारिक सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। हाँ, लेकिन इसके बारे में, संसार के बारे में हर एक चीज़ का नॉलेज था, किस तरह समाज में रहना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है, इस सब के बारे में उसके पास नॉलेज था। वही बात मागमा को भी समझाती थी, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मागमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मागमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, विवाद माने झगड़ा, यानी मागमा में और बहू में किस बात को लेकर झगड़ा हो चुका था, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर में लिखवा है कि मागमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार को लेकर विवाद, अधिकार को मतलब समझते हो, माने मागमा चाहती थी कि मेरा जिस तरह बेटा पर अधिकार है उसी तरह मेरा पोता पर भी अधिकार हो, मैं जो बोलूँ वही मेरा, हर एक कोई मेरा बात माने, ठीक है। और बहू भी वही कहती थी कि जो मैं हम बोले वो मेरा सब कोई बात माने। समझ रहे हो। आगे देखिए, मागमा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। नहीं बोले आप लोगों को, माने मागमा चाहती थी ना कि मेरा बेटा भी बात माने, मेरा बहू भी बात माने, मेरा पोता भी बात माने, ठीक है। जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मागमा की जो है बात उसकी बहू नहीं मानती थी। यही कारण है विवाद का कारण, और बोल सकते हो कि यही विवाद का क्या था, कारण था, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मागमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मानी मागमा का चरित्र चित्रण बताना है, यानी मागमा का चरित्र कैसा था, ठीक। उत्तर में देखिए क्या लिखा है। उत्तर में है कि मागमा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। जो मागमा थी ना, एकदम सीधी सादी भोली एक नारी थी। आज गांव शहर सभी जगह मागमा का प्रतिमूर्ति मिलती है, ठीक। और गांव में पूरा हर एक लोग जानते हैं इनके बारे में।
वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। देख, अगर कोई उसको अपमान भी कर देता था उसको जवाब नहीं देती थी, बल्कि उनके बातों को सोचकर, उनके बातों को सुनकर इग्नोर कर देती थी। ठीक, और उस पर ध्यान नहीं देती, अपने कर्मों पर ध्यान देती थी, अपने काम पर ध्यान देती थी। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती थी। लेकिन हाँ, ईगो इनके बात में खैसियत था। वो चाहती थी कि मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पोता, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सब मेरे बातों को ही माने, इन पर मेरा अधिकार हो। ठीक है, इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। देखो, भारत की कोई भी नारी हो, उसको इज्जत दीजिएगा ना तो आपको बहुत कदर करती है। ठीक, तो कोई भी आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग को यही हम राय देंगे कि अपने मम्मी पापा या कोई भी औरत हो उनको इज्जत दीजिए, या कोई भी लड़का हो। देखो, इज्जत देने से क्या होता है, इज्जत मिलता है। अगर किसी को आप इज्जत देंगे, आप किसी को भैया कहेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट, कोई अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इधर तो तरफ समझिए, तो आपको भी कोई रिस्पेक्ट देगा। तो कभी भी अपने लफ्ज को जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि मागमा और नजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है। ठीक है, इन दोनों में आप लोग को अंतर बताना है कि मागमा में और नजमा, मागमा यानी सास और बहू में कौन अधिक बुद्धिमती, बुद्धिमती में मतलब बुद्धिमान, इन दोनों में बुद्धिमान कौन थी, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर में क्या बोल रहा है। उत्तर में लिखा है कि दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है। लेकिन दोनों नारियां में एक खूबी था, मागमा और नजमा में, यह दोनों जो है प्रतिदिन अपने अधिकार को लेकर दोनों अपने से एक दूसरे से करती थी, झगड़ती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। किंतु नजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर, यहाँ तक कि दही बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। कहने का मतलब कि जो नजमा थी ना, वो नाटकीय में तो बहुत नटंकीबाज थी, बहुत नौटंकी करती थी। योजना बनाकर चाहती थी किसी तरह इनको हम फंसाए, और बार बार उनको हरा देती थी। ठीक, कहने का मतलब मैंने एक सोच कर, एक दिमाग लगा कर उसको नाटक करके उसको हरा देती थी। और दही बेचने के लिए मागमा जो जाती थी, उसे जो भी धन मिलता था, जो भी पैसा मिलता था, वो भी जो है किसके पास आता था, बहू के पास आता था। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नाजमा को मागमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। और कथाकार जो हैं, जो कहानी को लिखे हैं, वो बताए हैं कि जो नाजमा थी वो मागमा से बहुत अधिक क्या थी, बुद्धिमती यानी बुद्धिमान थी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका सारांश है। सारांश बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, आप लोग प्लीज इसको सारांश को ध्यान से समझना। दही वाली मागमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, जो एग्जाम जो 2024 में दिया है ना, उसमें 5 नंबर का सवाल आया था सारांश के बारे में। ठीक है, सही यह नहीं आया था, एथी में गोधली में से आया था, मिस्टेक हो गया, सॉरी। एथी वाला आया था, बहादुर पर आधारित आया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर का है, 5 नंबर में आता है सारांश लिखने के लिए, हो सकता है कहीं आ जाए। देखिए उत्तर में क्या कर है कि मागमा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। जो मागमा थी वो औलूर एक गांव का नाम है, उसके समीप एक जो है वेंकटपुर पड़ता है, वहीं पर रहती थी। और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। और दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी बच्चों, बेंगलुरु। मागमा का पति नहीं था, और मागमा जो पति था वो जीवित नहीं थे, वो किसी कारण मर चुके थे। और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई, और प्रतिदिन झगड़ा होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने घरों को छोड़कर अलग हो गई। प्रत्यक्ष रूप में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। अगर असल में बातचीत किया जाए तो झगड़ा का कारण क्या था, पोता था। क्योंकि वह जो बहू थी वह अपने बेटे को जब मारती थी ना, तो इस सास को देखा नहीं जाता था, इसलिए जाकर बोलती थी, जिसके कारण झगड़ा होता था। किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्यादि थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। कहने का मतलब ना कि संसार के नियम है, कोई भी आदमी चाहता है ना
कि कोई अगर अकेला है, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, तो उसकी धन दौलत को कैसे हड़प ले, यही लोग प्लान बनाता है। ये अच्छा बात लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझिए कोई ना कोई कारण है तभी ना वो अलग हुई है, चाहे अकेला रह रही है। रंगपा भी ऐसा ही किया। देखो अब गांव में जो एक रंगपा नाम का था, उसी के बगल में रहता था, ठीक है, जिसे बहू की पेनी निगाहों ने तार लिया कि मतलब बचा लिया, ठीक। लेकिन रंगपा मागमा के ऊपर साफ नज़र बैठा लिया था, लेकिन जो है इसकी खबर जो है नजमा को लग गया था, यानी उसकी बहू को लग गया था। तो उसकी जो है पेनी निगाह हो, यानी उसकी आंख ने उसको बचा लिया। आंख का मतलब कि अपने पोते को भेजा और भेज कर उसको क्या बनाया, माने गुमराह कर पोते को जो है किसी भी तरह सिखाया कि जो अपने दादी के पास चले जाओ, तुझे मिठाई देती है, घर मत रहना, तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे। अब जानते हैं छोटा बच्चा को धमकी दीजिएगा तो डरा के अपने दादी के पास चल जाएगा। अब दादी धीरे धीरे, छोटा बच्चा है, मान लीजिए दूध पीने के लिए रहेगा तो निश्चित है कि उसकी जो सांस है वो लेकर आएगी। धीरे धीरे क्या होता है, दूरी सिमटने लगता है। इसके आगे देखो, इसमें बताया भी, देखो उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। भेजने का क्या बच्चों, नाटक किया। वो मागमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी, ठीक है। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अब देखिए दही वाली मागमा, इसमें जो है आप लोग पता ही है कि जो गांव की औरत लोग होती है, दही कहाँ पर लेकर रखती है, माथा पर रखती है, और उसी में जो है क्या रखी थी, मिठाई रखी थी। और उसकी मिठाई को जो है कौवे जो है क्या हुआ, लेकर भाग गया। इसके आगे देखो, अंधविश्वास के कारण मागमा भयभीत हो उठी, और अंधविश्वास में बहुत माहिर थी बेचारी, ठीक। तो भयभीत के मतलब कौवा उसको छू लिया था ना, तो डरने लगी थी कि अब क्या होगा, अब जिएंगे कि मरेंगे। इस तरह का नौटंकी शुरू कर दी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहु मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मागमा को, ध्यान समझिएगा, ऐसा ही हुआ। मागमा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में सने लिया। कहने का मतलब देखो, जब आदमी पास में रहता है तो प्यार के कोई अनुमोल जो होता है नहीं होता है। लेकिन वही जब सास अलग रहती थी, बहू अलग रहती थी, तो इन दोनों के बीच में ना अलग ही मैंने प्यार उभर कर आया। देखो किसी व्यक्ति अगर आपके पास हमेशा रहेगा ना, तो आपके प्यार या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बिछड़ जाता है ना, तब उसके प्यारों को, उसके कद्र को याद पड़ता है। उसी तरह जो है बहू जो है सास, इन दोनों के बीच जब एक जगह रहती थी तो प्यार की कदर नहीं की, लेकिन जब अलग अलग हुई तो बहुत इन लोगों को समझ में आ रहा था, बुझा रहा था। इसके आगे देखो, बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मागमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्वतः रहने लगी। अब देखो, जब गांव के बड़े बूढ़े लोग ने समझाया कि अब जो तुम चाहिए, आप जो है दही मत बेचिए, अपने बहू को दे दीजिए, सौंप दीजिए, वो अब इसके आगे जो है घर के क्या करेगी, कामों को करेगी। तो जो मागमा थी, सब जो है जितने दही बेचने का जो सामग्री था सब जो है मागमा को दे दी और कही ठीक है, अब से जो है आप ही जो है दही बेचिए और जो पैसा मिलता है अपने पास रखो और परिवार को आगे की तरफ बढ़ाइए, ठीक। तो यहाँ पर जो है हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मागमा कहानी जो है आपका, इसमें टोटल 11 प्रश्न था। 11 प्रश्न बता दिए, एंड हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।